चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बोरिंग कॉस्ट है फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ सो दैट वी कैन मूव फर्दर। 8 बजे तक आज लेक्चर चलेगा ही चलेगा क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मुझे पढ़ाना है आज, ठीक है। तो आई होप सो आप थोड़ा कंटिन्यू रखोगे, थोड़ा बीच में 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। चलो, इंड एस 23 बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट क्या था, कोई मुझे बताएगा? आज तो मुझे सुनाई भी दे रहा है अच्छे से, तो इंटरेक्टिव क्लास भी होगी। तो क्या होगा बोरिंग कॉस्ट, मैंने आपको बताया था क्या था बोरिंग कॉस्ट। Cost of capital which should be included हाँ, in final account. वैल्यू ऑफ असेट इट शुड बी कैपिटलाइज्ड। हाँ, तो मैंने आपको लॉजिकली एक चीज़ बताई थी, क्या बताया था मैंने यहाँ पे? यस सुल्ताना, आप कुछ बोल रहे थे, आप भी बोल सकते हो। वही बोल रही थी, लोन जो लेते हैं या तो कैपिटल के लिए या तो रेवेन्यू के लिए, जो कैपिटल के लिए लेते हैं वो कैपिटलाइज कर देते हैं उसका इंटरेस्ट। यस, वेरी गुड। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक असेट हमें एसेट क्वालिफाइंग एसेट, ये भी चीज़ मैंने बताई थी कि अगर कोई क्वालिफाइंग एसेट अगर हमें बिल्ड करनी है तो इन दैट सिनारियो वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अगर वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेता है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे उन्होंने मोर देन 1 ईयर वो इंडिकेशन दिया हुआ है, डिफाइनली प्रिसाइज डिफाइन नहीं किया है उन्होंने। तो मैंने आपको बताया था कि 1 साल से ज़्यादा अगर पीरियड का टाइम ये चीज़ ले रही है, कोई एसेट हमें बिल्ड करना है, तो वो एसेट को बनाने के लिए जितनी हमने लोन लिया है तो वो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट हमें पे करना है वो हमें कहाँ पे कैपिटलाइज करना पड़ता है। ये सारी पीडीएफ्स भी मैंने भेज रखी है, तो अगर आप ये पीडीएफ भी पढ़ लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ये मैंने भेजा हुआ है, ठीक है। तो क्वालिफाइंग एसेट, इसके अंदर फिर हमें 2 पॉइंट है, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट एंड सीसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। सर कमेंसमेंट कब करना है? कमेंसमेंट के लिए मैंने 3 डेट बताई थी, लोन टेकन, फिर डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड। ये 3 में से विच एवर इज लेटर होगा तब से आपको क्या करना है, कैपिटलाइजेशन कमेंस करना है। सीसेशन का मतलब मैंने बताया था कि जैसे ही क्वालिफाइंग एसेट रेडी टू यूज हो जाए इंटेंडेड यूज के लिए, फिर उसका कैपिटलाइजेशन खत्म कर देना है, उसको सीधा उसका जो इंटरेस्ट का खर्चा है सीधा पीएनएल में हम डाल सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी गलती की वजह से प्रोडक्शन स्टॉप रहता है या सब्सटेंशियल हमारी गलती की वजह से, अननेसेसरी नेग्लिजेंस की वजह से, हमारी गलती की वजह से जो हमारा प्रोडक्शन का सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम जो ले रही है वो ज़्यादा हो रहा है, तो फिर उस पीरियड के लिए हमें स्टॉप कर देना पड़ेगा हमें कैपिटलाइजेशन। वो भी चीज़ मैंने बताई थी, सस्पेंड हो जाएगा, ये रहा सस्पेंड वाली चीज़ भी मैंने बताई है, ठीक है। कैपिटलाइजेशन बोरिंग कॉस्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि 2 चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, एक स्पेसिफिक बोरिंग और एक जनरल बोरिंग, ये दोनों चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल बोरिंग, कोई मुझे बता पाएगा? स्पेसिफिक में किसी एक प्रोजेक्ट के लिए ही लिया जाता है, जनरल में उसमें 2-3 प्रोजेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, ओके ओके, यस। स्पेसिफिक मतलब यू हैव टू प्रिसाइजली डिसाइड फॉर विच प्रोजेक्ट यू हैव टेकन द लोन, बट अगर जनरल बोरिंग है तो किस प्रोजेक्ट के लिए आपने लोन लिए है वो डायरेक्टली आपको पता नहीं है। वेरी गुड। ये अजय, अगर आपको ये सारी चीज़ पता रहे ना तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। आई एम टेलिंग यू, अगर आपको लॉजिकली ये सारी चीज़ें पता है तो एप्लीकेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक बोरिंग, तो अब मैंने आपको बताया था कि ये 2 टाइप के बोरिंग्स होते हैं, एक स्पेसिफिक और एक होता है जनरल बोरिंग। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग? स्पेसिफिक बोरिंग मतलब ऐसा बोरिंग्स जो हम बोरो करते हैं उसके ऊपर पहले से ही पता है कि किस पर्पस के लिए, कौन सी एसेट को बिल्ड करने के लिए हमने बोरिंग लिया था, दैट इज स्पेसिफिक बोरिंग। एंड जनरल बोरिंग मतलब ऑल द अदर बोरिंग जो हमें पता नहीं है कि किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हमने ये चीज़ बोरो की है, तो कौन से प्रोजेक्ट के लिए हम ये यूटिलाइज करेंगे वो हमें पता नहीं है, तो वैसी वाली बोरिंग्स को हम जनरल बोरिंग्स बोलेंगे। फिर मैंने आपको बताया था, इसका एग्जांपल भी हमने लिया था। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्पेसिफिक बोरिंग को सेटअप करना है। स्पेसिफिक बोरिंग में मैंने आपको बताया था कि पहले इंटरेस्ट लिखो, यहाँ पे ये रहा इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक बोरिंग के पैसे जो बच जाते हैं वो हम कहीं पे टेम्पररी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो टेम्पररी इन्वेस्ट करने के जो पैसे आते हैं वो भी हमें क्या कर देना पड़ता है, माइनस कर देना पड़ता है। तो उसके पास जो चीज़ आती है स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, ये कैपिटलाइज कर देना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैंने आपको जनरल बोरिंग सिखाया था। जनरल बोरिंग में मैंने आपको बताया था कि जनरल बोरिंग हमें क्या करना है, जितनी भी बोरिंग्स हो चुकी है, टोटल इंटरेस्ट अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ बोरिंग ये कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। होल ईयर का ही करना है, ये भी मैंने आपको बताया था। होल ईयर का इंटरेस्ट अपॉन टोटल बोरिंग्स जनरल इंटू 100 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल एक WACC मिल जाएगा जनरल का, ठीक है। तो WACC के हिसाब से फिर आपको क्या कर देना पड़ेगा, कैपिटलाइज करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल के साथ हमने किया था, आई होप सो एग्जाम्पल आपको याद है। ये एग्जाम्पल हमने बहुत माइन्यूट डिटेल के साथ मैंने एग्जाम्पल बताया
किसी को ये एग्जाम्पल में तकलीफ हो तो मुझे बता दो। मैंने सेकंड में हमारा था कि एक्सचेंज डिफरेंस ड्यू टू बोरोइंग, ये हमारा बाकी था, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। किसी को ये एग्जाम्पल में तकलीफ है, ये देख लो, ये एग्जाम्पल में किसी को, आपको पीडीएफ भी मैंने भेज रखी है, आई होप सो पीडीएफ है ना सबके पास, जो मैंने ये चीज़ नोट्स की। यस सर। ओके, तो मतलब ये जो मैंने डिटेल करवाया था, ये इतना मैंने जो करवाया था वो आपको आता है ना। मैंने बताया था कि पहले स्पेसिफिक यूज़ करना है, फिर उसके बाद ही हमें कहाँ पे जाना है, जनरल में जाना है, वो सारी चीज़ समझ आ गई थी। यस सर। ओके, तो वो चीज़ अगर समझ आ गई ना तो दैट इज़ वेरी गुड। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो लास्ट लेक्चर में नहीं समझ आया था, तो मैं वापस पूरा टॉपिक ही वापस पढ़ा देता हूँ, ठीक है सर। वो टॉपिक है क्या, तो उससे रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल से ही हमने शुरुआत करेंगे। तो उन्होंने बोला है सर ये टॉपिक है क्या, उन्होंने बोला है कि एक्सचेंज डिफरेंस ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग टू बी ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट। तो उन्होंने क्या बोला, देखो इसको समझने के लिए ना, हमें इसको समझने के लिए थोड़ा लॉजिकली समझते हैं। देखो लॉजिकली कोई चीज़ यहाँ पे लिख के मैं बताता हूँ क्या है। सपोज एक्स है, ठीक है, सपोज ये एक्स आप हो, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं ये आप हो, ये फॉरेन कंट्री है, कोई भी कंट्री से आपने लोन लिया, सपोज ये आप हो, आपने फॉरेन से लोन लिया, आपने फॉरेन से लोन लिया, तो अगर आप फॉरेन से लोन लोगे तो इन दैट सिनेरियो मान लेते हैं कि यूएसए है, मान लेते हैं यूएसए, तो आपने डॉलर्स में लोन लिया है। सर आपने डॉलर में लोन लिया है और आप कहाँ पे बैठे हो, इंडिया में बैठे हो। इट इज़ दैट सिंपल। सर मैं इंडिया में बैठा हूँ, अगर फॉरेन से लोन लिया तो सिंपल है कि मुझे डॉलर में लोन दिया है, तो मुझे पेमेंट किस में करना पड़ेगा। अगर मैं पेमेंट करूँ इंटरेस्ट का पेमेंट, इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट का पेमेंट मुझे किस में करना पड़ेगा, डॉलर में करना पड़ेगा। हाँ सर, आप बोलोगे हाँ सर डॉलर में करना पड़ेगा, तो हाँ इट इज़ दैट सिंपल कि सर मुझे इंटरेस्ट का पेमेंट डॉलर में करना है, तो सर इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करूँगा मैं, इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करूँगा। तो इन डेज 21 हमने पढ़ा था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट से हम क्या करते हैं, इसका रिकॉर्डिंग करेंगे। हमारी कौन सी करेंसी होती है, मैंने करेंसी भी आपको बताई थी। सर फंक्शनल करेंसी में हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, जो भी ट्रांजेक्शन हम फॉरेन करेंसी में करते हैं वो ट्रांजेक्शन हमें फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करके उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। ये चीज़ भी मैंने बताई थी आपको सर इन डेज 21 में हम जब डिस्कस कर रहे थे, वो चीज़ मैंने बहुत माइन्यूटली बताई हुई है, तो वो चीज़ हमें समझनी पड़ेगी यहाँ पे। तो सर मैं फॉरेन करेंसी में मैं लोन को बोरो कर रहा हूँ, मतलब डॉलर में मैं लोन बोरो कर रहा हूँ, तो पेमेंट भी मुझे डॉलर में ही करना पड़ेगा। हाँ सर डॉलर में ही पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज़ कम्प्लीटली फेयर इनफ। पर सर व्हाट अबाउट द रिकॉर्डिंग, अब जब मैं यहाँ पे इंडिया में बैठा हुआ हूँ तो मेरी फंक्शनल करेंसी, मेजरली मेरी फंक्शनल करेंसी रुपीज़ में होगी। तो फंक्शनल करेंसी मतलब मैं जिस करेंसी में काम कर रहा हूँ वो रुपीज़ है, तो रुपीज़ में मुझे वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो सर वो रिकॉर्डिंग में मुझे दिक्कत आएगी, क्यों सर, उन्होंने बोला कि सर आपने जब यहाँ पे सपोज मान लो 100 रुपये का लोन लिया, $100 का लोन लिया, $100 का लोन लिया, सर $100 के ऊपर मान लेते हैं 10% का इंटरेस्ट है, तो 10% का इंटरेस्ट है, तो आप क्या करोगे सर, $10 का पेमेंट है। तो उन्होंने बोला कि सर आप सब्सटेंशियल क्वालिफाइंग असेट, सब्सटेंशियल पीरियड जो टाइम लेती है क्वालिफाइंग असेट बनाने के लिए, आपने जो लोन लिया है, क्वालिफाइंग असेट बनाने के लिए जो आपने लोन लिया है, उसके ऊपर आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो सारा का सारा इंटरेस्ट तो कैपिटलाइज होना चाहिए। तो सिंपल है, तो वो ये अगर आपने ये लोन आपने एक क्वालिफाइंग असेट को बनाने के लिए ली हुई है, तो ये $10 क्या होना चाहिए, कैपिटलाइज होना चाहिए। हाँ सर कैपिटलाइज होना चाहिए, पर सर मेरी जो असेट की वैल्यू दिख रही होगी वो रुपीज़ में दिख रही होगी, और मुझे ये अगर कैपिटलाइज करना भी है तो ये डॉलर और रुपीज़ कैपिटलाइज कैसे होगा, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व ये चीज़ कर रही है, उन्होंने ये बोला है कि कैसे आपको इस चीज़ को कैपिटलाइज करना है, वो प्रोसेस समझाई। प्रॉब्लम समझ आया मैं जो बोल रहा हूँ वो, अभी सिर्फ प्रॉब्लम समझो, अमाउंट्स कैसे लाने हैं वो सारी चीज़ मेरे पे छोड़ दो, अभी सिर्फ प्रॉब्लम को समझो कि व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर। डन, सबको प्रॉब्लम समझ आ गया कि ये प्रॉब्लम है। ओके आगे बढ़ते हैं। देखो तो अब यहाँ पे ये ना, ये चीज़ को समझते हैं पूरे एक एग्जाम्पल से। मैंने पिछली बार भी एग्जाम्पल समझाया था, अभी भी एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, ए लिमिटेड
इंडियन कंपनी हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹1000 रुपीज़ का लोन उसने लिया है। रुपीज़, ये रुपीज़ नहीं है, ये ऐसा समझ लो ये डॉलर है। ओके, ये डॉलर है, यहाँ पे मैं डॉलर कर देता हूँ। $1000 का लोन लिया था, ठीक है, मतलब फॉरेन से लोन लिया था ऑन 1 अप्रैल फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ क्वालिफाइंग असेट एट 4% पर एनम। 4% से सर आप फॉरेन से लोन कब लोगे? आप लॉजिकली समझो कि अगर मैं इंडिया में बैठा हूँ फिर भी मैं फॉरेन से लोन ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ से सस्ता लोन मिल रहा होगा तभी मैं लूँगा। तो यहाँ पे उन्होंने समझ लिया कि सर आउटसाइड इंडिया से उन्होंने लोन लिया है, कितने रुपए का? $1000 का लोन लिया हुआ है, डॉलर का, और 4% का इंटरेस्ट रेट है। सर इंडिया में इंटरेस्ट रेट इसके ज़्यादा होगा तभी तो मैंने वो फॉरेन में लोन लिया होगा। हाँ ठीक है सर। फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ क्वालिफाइंग असेट एट 4% पर एनम, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ लोन हैव बीन इन फंक्शनल करेंसी एट 12% पर एनम। सर यूएसए में यही लोन 4% में मिल रहा था और हमारे यहाँ पे इंडिया में यही लोन कितने पे मिल रहा है? 12% पे मिल रहा है। ओके, तभी मैंने कौन सा रूट चूज किया? फॉरेन रूट चूज किया कि फॉरेन से मैं लोन लूंगा, क्योंकि इंडिया में 12% इंटरेस्ट जा रहा है इसी लोन का और यूएसए में 4% में ये लोन मिल रही है। एक्सचेंज रेट ऑन 1 अप्रैल वॉज $1 इज इक्वल टू ₹40। एक्सचेंज डिफरेंस क्या है सर? ऑन द डेट 1 अप्रैल के दिन जब उन्होंने लोन लिया था तब उनका क्या था कि भाई $1 के हिसाब से 40 रुपए है ऑन ईयर, एंड 31 मार्च मतलब ईयर एंड के ऊपर यही $1 इज इक्वल टू 41 रुपीज़ चल रहा था। हाँ ठीक है, तो सर क्या क्या चीज़ें दी हुई है उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन लिखता हूँ। सर आपने डॉलर में लोन लिया, आपने डॉलर में लिया $1000, ठीक है सर। फिर उन्होंने ये चीज़ दिया कि यूएसए में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 4% का, इंडिया में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 12% का। आई होप सो क्लियर है इतनी चीज़। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने ये चीज़ बोली कि जिस दिन लोन लिया मतलब 1/4 को लोन लिया उस दिन $1 इज इक्वल टू 40 रुपये का भाव चल रहा था, एक्सचेंज रेट चल रहा था $1 इज इक्वल टू 40 रुपीज़। एंड 31/3 के ऊपर 31/3 मतलब ईयर एंड के ऊपर $1 इज इक्वल टू 41 रुपीज़ चल रहा था। आई होप सो इतनी चीज़ों में समझ आया। इतनी चीज़ उन्होंने अभी तक बताई हुई है, वो मैंने यहाँ पे केस के हिसाब से लिख दी है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने क्या बताया है सर? कैलकुलेट टोटल बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज ड्यूरिंग द ईयर। सर टोटल बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना है वो हमें बताओ, कैसे कैपिटलाइज करना है? सबसे पहला स्टेप वाइज जाते हैं, बहुत इजीली है, बहुत इजीली समझा दूंगा। पहले सर कैपिटलाइज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमारी लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो है, हमारी लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो ईयर एंड के ऊपर कितना आएगा वो हमें बताओ। तो सीधा सीधा सिंपल हमें क्या करना है सर, $1000 की लोन थी, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट इन रुपीज़ कैलकुलेट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से कन्वर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से। पहला स्टेप मेरा क्या होगा? इंटरेस्ट इन रुपीज़ फाइंड आउट करना। तो सर इंटरेस्ट इन रुपीज़ कैसे फाइंड आउट करूँगा? सर $1000 की लोन है, $1000 की लोन है तो $1000 मल्टीप्लाई बाय, सर यूएसए में 4% का इंटरेस्ट है, 4% तो कितना आ जाएगा? 1000 इंटू 4% दैट वुड बी 40, तो $40 आ जाएगा। $40 का इंटरेस्ट होगा। अब ये $40 मुझे पे कब करने हैं? ईयर एंड के ऊपर पे करने हैं। तो ईयर एंड पे रेट कौन सा चल रहा है सर? ईयर एंड पे रेट चल रहा है 41, 40 इंटू 41 दैट वुड कम अराउंड 1640। आई होप सो इसमें किसी को डाउट है? मैंने क्या किया, इंटरेस्ट रुपीज़ में कन्वर्ट करके लिख दिया। पहले मैंने इंटरेस्ट को रुपीज़ में कन्वर्ट करके लिख दिया। पहले इंटरेस्ट मैंने डॉलर में निकाला और जिस दिन मुझे इंटरेस्ट पे करना है उस दिन का एक्सचेंज रेट था उसको मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया। किसी को डाउट है इसमें? किसी को भी डाउट हो तो मुझे बोल दो। ये फर्स्ट स्टेप मैंने जो किया। नो सर। नो? ओके, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, इंटरेस्ट इन रुपीज आपको फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट इन रुपीज
तो इंटरेस्ट इन रुपीज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे? ईयर एंड के ऊपर जितनी भी लोन आपने ली हुई है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है फॉरेन में, वो इंटरेस्ट रेट से पहले इंटरेस्ट निकालो, उसको उसी दिन मतलब ईयर एंड के ऊपर आप इंटरेस्ट पे तो ईयर एंड के ऊपर आप कन्वर्ट करके लिख दोगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप मैंने निकाल दिया। अब सेकेंड स्टेप उन्होंने बोला है, सेकेंड स्टेप क्या करना है? सेकेंड स्टेप आपको ये करना है, सबसे पहले अब क्या कर दो, लोन का अमाउंट लिख दो। लोन का अमाउंट इन दैट सिनेरियो इस तरह से एक ट्रायंगल बन जाता है, इस तरह से एक ट्रायंगल बन जाता है। ओके, उन्होंने ये बोला है कि सर आपने जो लोन लिया, अगर आपने लोन लिया फॉरेन करेंसी को मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर रहा हूं तो 1640 का क्या है, इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, और उन्होंने ये बोला ये तो आपने फॉरेन करेंसी का इंटरेस्ट निकाला, अगर यही लोन जो मैं बोल रहा हूं बहुत प्रिसाइसली समझना, अगर यही लोन मैं इंडियन करेंसी में लेता तो कितना इंटरेस्ट होता, ये फाइंड आउट करो। यही लोन अगर इंडियन करेंसी में मैं लेता तो कितना इंटरेस्ट होता, वो फाइंड आउट करो। तो सर यही लोन अगर इंडियन करेंसी में लेता तो सर फर्स्ट डे के ऊपर मुझे कितने चाहिए, $1000 चाहिए, $1000 चाहिए, $1000। हाँ सर $1000 का कितने रुपए की लोन, मतलब $1000। तो जिस दिन मैंने लोन लिया उस दिन कौन सा दाम चल रहा था, 40 रुपीज चल रहा था। तो मतलब 1000 इंटू 40, 1000 इंटू 40 मतलब 40,000 रुपए का लोन लेता मैं। सोच लो 40,000 रुपीज का इंडियन करेंसी में मैं ये लोन लेता, जब मैं फर्स्ट डे के ऊपर 1/4/2024 जो भी हमारी डेट होगी उस दिन पे, जब मैं अगर मैं इंडिया में यही लोन लेता तो 40,000 रुपए का लोन लेता, और 40,000 रुपए के ऊपर मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता, 12% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता। आई होप सो क्लियर है। तो सर इंडिया में अगर ये लोन लेता तो कितने रुपए का लोन पे करता, कितने रुपए का इंटरेस्ट पे करता, 4,800 रुपए का इंटरेस्ट पे करता। तो यहाँ पे आपको 4,800 लिख देना है। उन्होंने ये बोला है 2 पार्ट करने हैं। पहले आप जिस करेंसी में क्या कर रहे थे, जो लॉजिकली बता रहा हूं, पहले आप जिस करेंसी में आप लोन लिया है उस करेंसी में इंटरेस्ट निकालो, उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर दो उस दिन, वो यहां पे लिख दो। दूसरा, अगर यही लोन आप इंडियन करेंसी में बोरो करते तो कितने रुपए करते, और उसके ऊपर इंडियन करेंसी का इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट करके लिख दो। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। सब क्लियर हो? सब एकदम क्लियर? ओके, अब लॉजिकली समझो। अब लॉजिकली सीएफआर का पर्पस क्या है? एफआर ये समझाना चाहता है कि एफआर मतलब आप इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से सोचो, इंडिया की करेंसी के हिसाब से, कि अगर ये लोन इंडिया से आता, अगर ये लोन इंडिया से लेते वो लोग, तो 4,800 रुपए तो वो लोग क्या करने वाले थे, वैसे भी कैपिटलाइज करने ही वाले थे 4,800, जस्ट बिकॉज उन्होंने ये लोन कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है, इसी वजह से इनका कैपिटलाइजेशन का अमाउंट 1640 है। तो उन्होंने बोला कि आपके पास ये कुशन है, आपके पास ऐसा कुशन है, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा हुआ है, आप 1640 तो कैपिटलाइज कर ही दो अपनी लोन में कैपिटलाइज कर दो, मतलब आपकी असेट के अंदर कैपिटलाइज कर दो 1640, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा हुआ है, कितना, 4,800 माइनस 1640। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो पड़ा है ना, कितना रुपए एक्स्ट्रा रुपए पड़ा हुआ है, 3160 ये रहा। तो यहाँ पे मैं आपको लोन दिखा के बताऊं, सर 2 अमाउंट थे, एक 1640 था, एक 4,800 रुपए था, मतलब 4,800 मैक्सिमम ऐसा अमाउंट है जो आप कैपिटलाइज कर सकते हो। उसमें से आप 1640 तो क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे ही करोगे। अब थोड़ा ध्यान से लॉजिकली एक चीज समझना, सर मैंने हर एक चीज, मैंने आपको इंड एस 21 जब एक्सचेंज लॉस वाला बताया था, तब मैंने आपको बताया था मॉनिटरी आइटम एंड नॉन मॉनिटरी आइटम। आई होप सो याद है। क्या होती है मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी आइटम? आई होप सो याद है। याद है किसी को मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी? मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी किसी को याद है? ना हो तो मैं बता दूंगा। Sir, non-monetary would be something like patents and जिसकी goodwill वैल्यू trademarks. चेंज होती रहती है। यस यस यस,
देखो मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी मैंने इंड एस 21 में आपको पढ़ाया था, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है वो वाले ट्रांजेक्शन में, वो वाले एएस में मैंने आपको पढ़ाया था। अगर ये चीज़ नहीं आती होगी तो फिर मैं लिंक नहीं करवा पाऊंगा, आपको लॉजिकली बहुत सारी चीज़ें बता नहीं पाऊंगा, तो ये थोड़ा याद कर लेना। तो यहाँ पे मैं बता तो दूंगा क्या चीज़ है। सर इंड एस 21 में मैंने आपको बताया था कि अगर आप फॉरेन करेंसी में कोई चीज़ का ट्रांजेक्शन करते हो तो जिस दिन वो फॉरेन करेंसी का ट्रांजेक्शन करते हो उस दिन आपको क्या करना पड़ेगा, उस दिन आपको वो कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी से फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। एंड एट दी एवरी ईयर एंड आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग रेट के ऊपर उसको कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। किसको, जो चीज़ को आपने फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन किया है उसको एवरी ईयर एंड आपको उसको कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा, फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू राइट इट डाउन। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताता हूँ सर, इतना बता देता हूँ कि मॉनिटरी आइटम है लोन। लोन जो है वो मॉनिटरी आइटम है क्योंकि लोन का अमाउंट बदला नहीं जाता। ऐसी चीज़ जिसका अमाउंट बदला नहीं जाता उसको मॉनिटरी आइटम बोलते हैं, और ऐसी चीज़ जिसका अमाउंट चेंज होता रहता है, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इन्वेंटरी है, ये सारी चीज़ का अमाउंट क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसका अमाउंट चेंज होता रहेगा तो इन दैट सिनेरियो उसको नॉन मॉनिटरी आइटम बोलेंगे, और नॉन मॉनिटरी का जो ट्रीटमेंट है वो अलग है, मॉनिटरी का ट्रीटमेंट जो है थोड़ा अलग सा। तो सर मॉनिटरी का ट्रीटमेंट क्या है, सर लोन जो है वो मॉनिटरी आइटम है। अब आप सोचो, थोड़ा ध्यान से सोचना, सर लोन आपने जब लिया था, सर लोन मैंने जब लिया था, टेकन जब किया था, लोन टेकन जब था, तब $1 इज इक्वल टू 40 का रेट चल रहा था। तो सर लोन मेरी कितने से दिख रही होगी, $1000 की लोन मल्टीप्लाई बाय 40 मतलब 40,000 की लोन है। हाँ आप बोलोगे सर जब मैंने लोन लिया था तब तो 40,000 रुपये दिख रहा था, दैट इज कम्प्लीटली फेयर इनफ। लेकिन जब ईयर एंड हुआ तब हमारा ईयर एंड जब हुआ, ईयर एंड के ऊपर उन्होंने बोला है ईयर एंड के ऊपर आपका जो लोन है वो लोन कौन से अमाउंट पे दिखना चाहिए, ईयर एंड क्लोजिंग रेट के ऊपर दिखना चाहिए, क्लोजिंग रेट के ऊपर आपका लोन दिखना चाहिए। तो सर क्लोजिंग रेट कितना है, $1 इज इक्वल टू 41 है क्लोजिंग रेट $1 इज इक्वल टू 41, ये रहा क्लोजिंग रेट $1 इज इक्वल टू 41। तो सर ये 41 जो है $1 इंटू 41, तो सर 41,000। आई होप सो क्लियर है ये चीज़। अब लोन आपकी 41,000 पे दिखनी चाहिए, किसी को डाउट इसमें? अब लोन आपका ईयर एंड के ऊपर लोन आपका 41 का हो जाएगा, ₹1 बढ़ाना पड़ेगा तो आपका लोन बढ़ जाएगा। किसी को इसमें डाउट है? क्लियर, ओके। तो सर ये 40,000 की लोन अब 41,000 की हो जाएगी, तो ₹1,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया ना मेरा, क्योंकि मेरी एंट्री क्या होगी, PNL टू लोन, ऐसी एंट्री होगी ₹1,000। नॉर्मल एंट्री ऐसी होती है एज पर इंड एस 21, एज पर इंड एस 21 ऐसी एंट्री होती है PNL टू लोन। पर उन्होंने एक चीज बोल दी है कि सर PNL टू लोन आप कर रहे हो ना ₹1,000, पर हमारे पास तो एक्स्ट्रा कुशन पड़ा हुआ है। क्या सर, 3160 रुपए का एक्स्ट्रा कुशन हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये 3160 जो है ना आपके पास, यहाँ पे 3160 यहाँ पे एक्स्ट्रा 4,800 तक आप क्या कर सकते हो, कैपिटलाइज कर सकते हो। 4,800 तक आप कैपिटलाइज कर सकते हो। तो सर ऑलरेडी 1640 आप कैपिटलाइज कर चुके हो, और एडिशनल लॉस जो हुआ आपको एक्सचेंज लॉस की वजह से, एक्सचेंज जो लॉस हुआ, लोन में जो लॉस हुआ वो कितने का लॉस हुआ सर, 1,000 रुपीज़ का लोन का लॉस हुआ। तो सर ये दोनों का अगर टोटल करूं, ये दोनों का अगर ये मेरा लॉस है, एक तो मेरा क्या है सर, एक तो मेरा इंटरेस्ट का खर्चा है, और एक तो मेरा लोन का एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से जो लॉस आया उसका खर्चा है। तो सर ये दोनों का टोटल करूं तो कितना आ रहा है, 2640। सर ये 4,800 से कम ही है ना, मतलब 4,800 तक तो वैसे भी आपको कैपिटलाइजेशन करने को मिलने ही वाला था, पर जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने बाहर से लोन लिया है तो 1640 का इंटरेस्ट आ रहा है, और उसके ऊपर लोन का जो एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से जो लॉस आ रहा है वो भी मेरा 1,000 का आ रहा है। तो ये दोनों का अगर टोटल करूँ तो भी 2640 का कैपिटलाइजेशन आ रहा है। ठीक है, तो सर 2640 का सीधा सीधा आप कैपिटलाइजेशन कर दो, बाकी का छोड़ दो, चलेगा, आपको कोई लॉस दिखाने की जरूरत नहीं है। मतलब सीधा सीधा ये 2640 क्या हो जाएगा, आपके एसेट में ऐड हो जाएगा, PNL टू लोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आई होप सो लॉजिकली मैंने जो बोला वो समझ आ रहा है आपको, ये पॉइंट था, लॉजिकली समझ Yes. आया? कम अमाउंट आता होगा और अपना लॉस ज्यादा आता होगा तो क्या करने का? हाँ, वापस आप क्वेश्चन बोलोगे मैम, एक मिनट, क्योंकि मुझे समझ नहीं सुनाई नहीं दिया। अगर अभी ये 4800 है एंड दिस इज 2640, अगर ये अपना 5000 हाँ हाँ है समझ आ और ये गया, अपना समझ आ गया। 4800 ओके, उस सिनारियो बताऊं मैं, वो सिनारियो बताऊं क्या करेंगे, वो सिनारियो भी बता देता हूँ। मेजरली ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऐसा होगा तो हमारी करेंसी उनसे ज़्यादा अच्छी होगी, पर मेजरली होगा तो क्या करना पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सपोज आपका इंटरेस्ट है 1640 यहाँ पे इंडिया में होता, ठीक है, 1640 आपका फॉरेन में है सर, यहाँ पे भी हमारा 4800 है, पर व्हाट इफ सर आपने बोला कि मेरा मैक्सिमम 4800 तक कैपिटलाइज हो सकता है, ठीक है ना, मैक्सिमम मेरा 4800 तक कैपिटलाइज हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो व्हाट इफ अगर मेरा एक्सचेंज डिफरेंस मेरा कितना आता, 3000 रुपये आता, मान लो 3000 रुपये का एक्सचेंज डिफरेंस आता, तो 3000 प्लस 1640 मतलब 4640, ये भी पूरा चला जाता, तो ये भी एग्जाम्पल नहीं सेट होगा, एक मिनट, 4000 कर लेते हैं सर। व्हाट इफ मेरा डिफरेंस जो है वो 4000 है, तो यहाँ पे कितना आता, 5640 है, मतलब 840 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, 4800, उन्होंने ऐसा बोला 5640 का मतलब 4000 का एक्सचेंज लॉस है आपका, तो उन्होंने ऐसा ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सर आप 5640 मत करो, 5640 कैपिटलाइज मत करो, 4800 रुपये कैपिटलाइज कर दो, 4800 रुपये कैपिटलाइज कर दो, और उसके ऊपर एक्स्ट्रा 840 रुपये है ना, वो लोन में एडिशनल दिखा दो, PNL टू लोन करके 840 रुपये PNL टू लोन करो। मैक्सिमम आप कैपिटलाइज कितना कर सकते हो, इंडियन करेंसी में अगर लोन लेते तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो होता है वही मैक्सिमम आप कैपिटलाइज कर सकते हो, उसके ऊपर वाला जितना भी लॉस होगा वो आपको लोन के अंदर ऐड करके दिखाना पड़ेगा, दैट इज PNL टू लोन आपकी एंट्री हो जाएगी 840 रुपये की, 840 रुपीज़ की। आई होप सो क्लियर है ये चीज़ अब? यस सर, क्लियर है, सबको क्लियर है? आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लॉजिकली इतना ज़्यादा समझ नहीं आता बच्चों को, पर आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं ईच एंड एवरी एक चीज़ आपको बताऊं। ओके, तो देखो यहाँ पे सारी चीज़ वही लिखी हुई है, पढ़ते हैं सर। सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन, कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज ड्यूरिंग द ईयर। सर बोरिंग कॉस्ट कितना कैपिटलाइज होगा वो उन्होंने बताने के लिए बोला है, तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा, ये रहा सर फर्स्ट स्टेप। हमें क्या करना है सर, इंडियन करेंसी में, फॉरेन करेंसी में इंटरेस्ट निकाला और उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया। देखो कन्वर्ट करने का रेट भी मैंने बहुत प्रिसाइजली लिया हुआ है, आई एम टेलिंग यू। कन्वर्ट मैंने ईयर एंड के ऊपर इंटरेस्ट क्लोज किया तो 1640 आया। सर उन्होंने सेविंग, ये सेकेंड स्टेप आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, ये मेरा अपने हिसाब से मैंने जो बनाया ना, ये आप क्या करोगे सर, आप सीधा सर हमें कुछ नहीं करना है ज़्यादा, तो हमें सिर्फ यही करना है क्या सर, 2 एरो करने हैं, लेफ्ट साइड पे लिखना है इंडियन करेंसी में, अगर इंडियन करेंसी में फॉरेन इंटरेस्ट कन्वर्ट करके इंडियन करेंसी में कितना होगा, राइट साइड के अंदर अगर ये लोन इंडियन करेंसी में होती तो कितना होता, मतलब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे मैं मैक्सिमम 4800 कैपिटलाइज कर सकता हूँ, तो मेरा इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 3160 आया। अब क्या करूँगा, लोन का डिफरेंस लूँगा सर, थर्ड स्टेप, लोन का डिफरेंस सर, एक्सचेंज लॉस सर, $1000 41 माइनस 40 रुपीज़ का लोन है, 41 में उसको कन्वर्ट करके लिखना है, तो कितना लॉस हो गया 1000। सर यहाँ पे 3160 या 1000 लिख दो, पूरा का पूरा आपको क्या हो जाएगा, क्या कैपिटलाइज हो जाएगा, तो देख लो उन्होंने कर दिया है सीधा 1000, मतलब 2640 का कैपिटलाइजेशन हो गया, जो मैंने अभी पहले ही बताया कि यहाँ पे 1000 आप लिख दोगे तो ये दोनों का टोटल क्या आ जाएगा 2640, मतलब आपके सीधा कैपिटल अपना कैपिटलाइज कर दो 2640, एसेट में 2640 डाल दो। अब सर सेकेंड ईयर, इसके बाद वाले साल में क्या हुआ, थोड़ा ध्यान से समझना, इसके बाद वाले साल में क्या हुआ सर, उन्होंने बोला है इफ द एक्सचेंज रेट एट सेकेंड ईयर एंड बिकम्स $1 इज इक्वल टू 39.50। सर आपका एक्सचेंज रेट 39.50 हो रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी एडजस्टेड इन बोरिंग कॉस्ट। सर अब आपकी लोन कितने से दिख रही है, थोड़ा ध्यान से समझो सर, अब आपकी बुक में लोन 41 $1 इज इक्वल टू 41 पे दिख रही है ना, कि 40 पे दिख रही है,
कोई मुझे लॉजिकली बताएगा? 41। हाँ, अब थोड़ा ध्यान से देखना सर, उन्होंने अब आपका क्या हो गया एक्सचेंज गेन 40, अब आपका एक्सचेंज गेन हो गया। उन्होंने बोला है क्या कि सर कैलकुलेट द सेकेंड रेट, अगर सेकेंड ईयर के ऊपर इफ द लोन बिकम्स $1 इज इक्वल टू 39.50, तो 39.50 उन्होंने बोला कि 39.50 हो जाएगा तो क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि एक्सचेंज गेन आपका होगा। क्यों सर? डॉलर का अमाउंट कम होगा तो लायबिलिटी हमारी कम होगी। तो सर 41 का हमने लॉस दिखाया था, हमारा 41, ये रहा हमारा लोन कितने पे चला गया है, 41 पे चला गया है। तो सर हमारी लोन 1000 इंटू 41 पे दिख रही है, जो लोन हमें कितने पे दिखानी है 1000 इंटू 39.50। तो सर ये दोनों का डिफरेंस मतलब 1500 रुपये का डिफरेंस आया, ये मेरा क्या है, ये गेन है मेरा। तो उन्होंने ऐसा बोला, ये लॉजिकली समझना सर, पिछली बारी हमने 1000 रुपये एक्सचेंज लॉस जो था, एक्सचेंज लॉस जो था वो हमने क्या किया था, कैपिटलाइज किया था। सो एक्सचेंज गेन अप टू प्रीवियस ईयर एक्सचेंज लॉस रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोइंग कॉस्ट दैट इज 1000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द बोरोइंग कॉस्ट एज पर 1 डे इन डेज 23। उन्होंने बोला कि पिछली बारी आप जाओ, इस साल आपका गेन हुआ है, नो डाउट हम समझ लिए कि लोन 41 की हो गई थी, लोन 41 की हो गई थी जो 39.50 की हो जाएगी अब, तो 1500 रुपये का गेन होगा। अब थोड़ा ध्यान से समझना सर, 1500 रुपये का गेन हुआ है वो मैंने समझा दिया आपको, 1500 रुपये का गेन तो समझ आ गया, पर उसकी इफेक्ट कैसे देनी है वो थोड़ा समझना। उन्होंने ऐसा बोला है कि सर 1500 रुपये का जो गेन हुआ है ना, उसके अंदर पहले प्रीवियस ईयर में, एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर में क्या हुआ है वो पहले देखो। तो सर इसके पहले वाले साल में हमने 1000 रुपये एक्सचेंज लॉस की वजह से, एक्सचेंज लॉस की वजह से 1000 रुपये हमने क्या किए थे, बोरोइंग कॉस्ट में ऐड किए थे, है? तो सर इस साल हम क्या करेंगे, बोरोइंग कॉस्ट में से 1000 रुपये लेस करेंगे। जो चीज़ हमने प्रीवियस ईयर में की थी उसको पहले नलीफाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो पहले प्रीवियस ईयर में जो चीज़ मैं करके आ चुका हूँ उसको मुझे पहले नलीफाई करना पड़ेगा। तो हाँ सर, मुझे वो 1000 रुपये नलीफाई करने ही पड़ेंगे, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव अवेलेबल। तो 1000 रुपये मुझे क्या करना पड़ेगा, नलीफाई करना पड़ेगा। तो 1000 रुपये मैं क्या कर दूंगा, नलीफाई कर दूंगा। तो सर 1500 रुपये में से 1000 रुपये मैं क्या करूंगा, बोरोइंग कॉस्ट में से माइनस करूंगा। क्यों? क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट में ये एक्सचेंज लॉस की वजह से 1000 रुपये प्रीवियस ईयर में मैंने प्लस किया था, तो बोरोइंग कॉस्ट में से मैं लेस कर दूंगा, ठीक है। और जो 500 रुपये का गेन है वो मुझे दिखाना पड़ेगा, 500 रुपये का गेन है वो मुझे गेन में दिखाना पड़ेगा। ये रहा पूरा एक्सप्लेनेशन, देख लो। सो द एक्सचेंज गेन अप टू प्रीवियस ईयर एक्सचेंज लॉस, प्रीवियस ईयर का जो एक्सचेंज लॉस होगा recognizes borrowing cost that is 1000 will be deducted from borrowing cost में से माइनस हो जाएगा, and remaining exchange gain will be recognized in P&L as per Ind AS 21। Ind AS 21 के हिसाब से आपको 500 रुपये गेन दिखाना पड़ेगा, मतलब लोन टू P&L लिखना पड़ेगा, लोन टू P&L आपको लिखना पड़ेगा, लोन टू P&L। किसी को इसमें डाउट है? बस यही सम हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो थी मैंने आपको दोनों बता दी। तो ये आपका AS यहाँ पे खत्म हुआ। So can you explain the last step once again? लास्ट स्टेप, ओके। देखो लास्ट स्टेप में क्या बोला था सर, प्रीवियसली हमारी लोन 1000 इंटू 41 पे आ गई थी, यहाँ पे था हमारा, अगर लोन होता तो यहाँ पे होता है, मतलब ईयर एंड के ऊपर लोन कितने पे दिख रही थी, 41 पे, 41,000 पे। अब ये लोन कितने पे आ गई, 39.5 पे आ गई। मतलब डॉलर का रेट कम हुआ तो हमें फ़ायदा होगा ना कुछ, तो वो फ़ायदा मतलब अब डॉलर का रेट कम हुआ है तो मतलब 39,500 पे ये लोन दिखनी चाहिए, मतलब 1500 रुपये का गेन हुआ मुझे। ओके सर 1500 रुपये का मुझे गेन हुआ, तो सर ये 1500 रुपये का गेन है वो सीधा सीधा ऐसा लिख दूँ मैं
कि लोन टू पीएनएल 1500, ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सर इस साल आपको जो गेन हुआ है, प्रीवियस ईयर में जाओ, प्रीवियस ईयर में हमने क्या किया था सर, प्रीवियस ईयर में उन्होंने बोला कि आपने प्रीवियस ईयर में ऐसा कुछ किया था कि 1640 यहाँ पे था, 4800 यहाँ पे था, ये आपका इंटरेस्ट था प्रीवियस ईयर में 1640, लेकिन आपने 1000 रुपये एक्सचेंज लॉस जो था ना, वो 1000 रुपये भी आपने क्या किया था, कैपिटलाइज कर दिया था 2640। मतलब बोरोइंग कॉस्ट आपने 1000 रुपये से बढ़ाया था। सोचो, आपने बोरोइंग कॉस्ट 1000 रुपये से बढ़ाया था पिछले साल, किसकी वजह से? लोन के एक्सचेंज लॉस की वजह से। लोन के एक्सचेंज लॉस की वजह से आपने बोरोइंग कॉस्ट में 1000 रुपये ऐड किए थे। तो सर इस साल अगर मुझे गेन हुआ है, इस साल मुझे अगर गेन हुआ है, तो ये 1000 रुपये मैंने प्रीवियस ईयर में जो बोरोइंग कॉस्ट में ऐड किए थे, वो मुझे बोरोइंग कॉस्ट, अब इस साल जो भी बोरोइंग कॉस्ट आएगा, मान लेते हैं इस साल भी बोरोइंग कॉस्ट 1640 एंड 4800 होगा, तो इस साल मुझे 1000 रुपये यहाँ से लेस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे 1500 का गेन हुआ है। पर सर जितना मैंने प्रीवियस ईयर के ऊपर, मैंने प्रीवियस ईयर में अप टू प्रीवियस ईयर जितना मैंने एक्सचेंज लॉस बोरोइंग कॉस्ट में एडजस्ट किया होगा, इस साल मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, नलीफाई करना पड़ेगा। तो सर इस साल मैं बोरोइंग कॉस्ट कितना दिखाऊंगा, 640 रुपये ही दिखाऊंगा, क्योंकि 1000 रुपये प्रीवियस ईयर में मैंने एक्सचेंज लॉस की वजह से ऐड किए थे, पर इस साल मुझे गेन हुआ तो उसकी रिवर्स इफेक्ट देनी पड़ेगी ना। तो अब मेरा खर्चा कितना आ जाना चाहिए, 640 रुपये का खर्चा आना चाहिए। तो 640 रुपये में क्या करूंगा, बोरोइंग कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दूंगा, लेकिन सर 1000 रुपये मैंने क्या कर दिए, यहाँ पे मैंने बोरोइंग कॉस्ट में से लेस कर दिया, वो गेन मैंने सेट ऑफ कर दिया किसके सामने, बोरोइंग कॉस्ट के सामने। अब बचे हुए 500 रुपये, सर 1500 में से 1000 रुपये तो मैंने सेट ऑफ कर दिए, अब 500 रुपये मुझे क्या करने पड़ेंगे, 500 रुपये का गेन हुआ, लोन अब तो 39.5 पे ही दिखानी पड़ेगी, तो सर लोन मुझे 39.5 पे दिखानी पड़ेगी, तो 500 रुपये का मुझे फायदा हुआ, तो वो कहाँ पे दिखाना पड़ेगा, पीएनएल में दिखाना पड़ेगा। तो मैं ऐसी एंट्री कर दूंगा, लोन कम हो गया 500 से, टू पीएनएल 500। किसी को डाउट इसमें? Got it, sir. Thank you. गॉट इट? हाँ, पहले बोल रहा हूँ, सब कुछ समझ आ गया तो ही बोलना, हाँ, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा है, सबको पूछ रहा हूँ, पर्सनली पूछ रहा हूँ। ओके, दैट्स इट। तो ये एस हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इतना ही था हमारा एस में, बोरोइंग कॉस्ट इतना ही है। अब आते हैं इंड एस 38 के ऊपर। इंड एस 38 जो है ना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत लेस चांस है कि एग्जाम में आपको इंटेंजिबल एसेट का कुछ दिख जाए, बहुत कम चांस है, बहुत रेयर चांस है, क्योंकि इसके अंदर से सम बन ही नहीं सकते, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये आपको इंड एस 16 जैसा दिखेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जैसा। ओके, तो सर इंटेंजिबल एसेट होता क्या है, वो सारी चीज़ें समझते हैं पहले तो व्हाट डू यू नो अबाउट इंटेंजिबल एसेट, व्हाट डू यू नो अबाउट इंटेंजिबल एसेट, क्या होता है, इसके बारे में क्या जानते हो आप? It's a kind of virtual asset. We're not able to see it. यस, बिटकॉइन भी आ जाता है इंटेंजिबल में हाँ सही है, वर्चुअल काइंड ऑफ एसेट, ठीक है, सही है। जो ऐसी एसेट जो मैं दिख नहीं पा रही है मुझे, ठीक है, पर उसके ऊपर मेरा कंट्रोल, मतलब ऐसा है कि ऐसी एसेट जो दिख नहीं पा रही है लेकिन उसकी वजह से मेरे बिजनेस को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, ऐसी एसेट जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इट इज़ इंटेंजिबल, मतलब इट इज़ नॉट विजुअली सर्टेन, मतलब विजुअली मतलब विजन नहीं आ रहा है, मतलब दिख नहीं रहा है मुझे, बट इन दैट सिनेरियो वो चीज़ मुझे बेनिफिट करवा रही है। जस्ट लाइक ट्रेडमार्क, पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट आपको क्या
सबको सुनाई दे रहा है ना मेरी आवाज? यस सर। हाँ, तो पेटेंट क्या Yes, होता है? sir. हाँ, पेटेंट क्या होता है सर? पेटेंट समझते हैं, पेटेंट क्या होता है? तो पेटेंट उन्होंने बोला हुआ है कि इंटेंजिबल एसेट है। तो पेटेंट की वजह से आपने कोई भी चीज़ पेटेंट करवाया है, सपोज आपका बिजनेस स्ट्रेटजी पेटेंट करवाया आपने, तो बिजनेस स्ट्रेटजी आपका पेटेंटेड है। तो वो पेटेंटेड है, तो फिर वो जो बिजनेस करने का तरीका जो है वो आप कोई और पर्सन आपका वो बिजनेस करने का तरीका ले नहीं सकता आपके पास से, ठीक है? तो वो आपकी क्या हो जाएगी, इंटेंजिबल असेट ही क्रिएट हो गई। तो वो इंटेंजिबल असेट है आपकी। अब वो जो भी इंटेंजिबल असेट आपकी क्रिएट हुई है वो आप यूज़ करोगे अपने बिजनेस के लिए। अब वो जो एसेट है वो एक्चुअली तो सर्टेन आप देख नहीं पा रहे हो ना आप, तो सर मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ, तो वो असेट देख नहीं पा रहा हूँ, तो इन दैट सिनारियो वो असेट मैं लिखूंगा कैसे, कितनी वैल्यू लिखूँ उसकी अपनी बैलेंस शीट में, तो वो फाइंड आउट करना ज़रूरी है। तो सर वैल्यू कितनी लिखेंगे? वो पेटेंट को परचेज करने के लिए जितना खर्चा लगा, वो उसको तैयार करने के लिए जितना खर्चा लगा, तो वो क्या रूल है, वो क्या चीज़ है, वो मुझे कंसिडर करना है, मुझे वो ये पूरा ये सबको दिखा रहा है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम है, मैं मानता हूँ ये चीज़, पर समझ लेना ज़रूरी है फॉर द रिलेवेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आपके फ्यूचर में आप जब भी कोई चीज़ में अप्लाई करोगे इन कॉर्पोरेट्स, तो आपको ये इंटेंजिबल एसेट काम ज़रूर आएगा। क्लियर है सर? इंटेंजिबल एसेट करते हैं पहले। इंटेंजिबल एसेट इज एन एसेट विच हैज़ नो फिजिकल सब्सटेंस। थोड़ा ध्यान से समझना, नो फिजिकल सब्सटेंस मतलब दिखता नहीं है, हम फिजिकली उसको टच भी नहीं कर सकते, दैट इज इट इज नॉट टेंजिबल। सर एग्जिस्टेंस ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फैब मतलब क्या, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, FEB लिखा है ना, उसका फुल फॉर्म है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। सर उसकी वजह से मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, इट इज दैट सिंपल। एंड एंटिटी हैज कंट्रोल ओवर दोज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। सर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब सिंपल है सर, पेटेंट की वजह से फ्यूचर में मुझे बेनिफिट मिलने वाला है, और वो जो उसके ऊपर जो बेनिफिट मिलने वाला है उसके ऊपर मेरा कंट्रोल है। हाँ सिंपल है सर, पेटेंट कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, वो उसके ऊपर मेरा कंट्रोल है, तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के ऊपर मेरा कंट्रोल है, इट इज़ दैट सिंपल। ओके, तो एग्जिस्टेंस ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर में मेरे पैसों का बेनिफिट मेरे पास आना चाहिए, एंड एंटिटी हैज कंट्रोल ओवर दोज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, उसके ऊपर कंट्रोल भी होना चाहिए। कंट्रोल ओवर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब उन्होंने भी समझाया हुआ है सर, क्या होना चाहिए, पावर टू ऑब्टेन दोज बेनिफिट्स। सर हाँ, बेनिफिट होना चाहिए ना, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के ऊपर कंट्रोल कैसे होता है सर, पावर, हमारे पास पावर होना चाहिए टू ऑब्टेन दोज बेनिफिट्स। अगर बंद हो जाए ना ये मीटिंग, अगर मीटिंग ये क्लोज हो जाए, तो यही सेम मीटिंग के ऊपर क्लिक कर देना, तो मैं वापस आपको ज्वाइन कर दूंगा। क्लियर है? ओके सर, पावर टू ऑब्टेन दोज बेनिफिट्स मतलब कंट्रोल ओवर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब क्या है, फ्यूचर में आपसे उनके जो भी बेनिफिट्स आने वाले हैं उसके ऊपर आपका ही कंट्रोल है। सिंपल है। तो आपने पेटेंट लिया, मान लो, तो पेटेंट कोई आपने जिस चीज़ के ऊपर पेटेंट करवाया, मतलब आपने बिजनेस स्ट्रेटजी के ऊपर पेटेंट करवाया, कोई भी चीज़ के ऊपर आपने पेटेंट करवाया, तो इन दैट सिनेरियो फ्यूचर में वो पेटेंट, वो तरीका जो आपका है बिजनेस करने का, वो कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो उसके ऊपर जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है उसके ऊपर आपका कंट्रोल है। हाँ सर। एंड एबिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट द अदर्स टू एक्सेस दोज बेनिफिट्स, उसके ऊपर से जो बेनिफिट भी मिलने वाला है ना, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो सर यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला कि नो फिजिकल सब्सटेंस, इंटेंजिबल एसेट क्या होती है सर, नो फिजिकल सब्सटेंस, उसका एग्जिस्टेंस ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, एंड एंटिटी हैज कंट्रोल ओवर दोस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एंटिटी हैज कंट्रोल ओवर दोस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब क्या है, पावर टू ऑब्टेन दोस बेनिफिट्स, उसका बेनिफिट्स आपको मिले, एंड एबिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट द अदर टू एक्सेस दोस बेनिफिट्स, दूसरों को आप रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो उससे। सर आइडेंटिफाइबल, एक दूसरा भी उसका है आइडेंटिफाइबल। आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या सर, वो सेपरेबल एंड ट्रांसफरेबल इंडिविजुअली और अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। सेपरेबल मतलब वो सेपरेबल है, एंड ट्रांसफरेबल इंडिविजुअली वो इंडिविजुअली ट्रांसफरेबल है, और अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बोला है। तो थोड़ा ध्यान से समझना सर, पेटेंट का मतलब क्या होता है, आप सोचो कोई भी पेटेंट, या आप समझ लेते हैं ट्रेडमार्क समझ लेते हैं। तो ट्रेडमार्क क्या है, इंडिविजुअली आप हर एक चीज़ का ट्रेडमार्क आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअली ट्रांसफर कर सकते हो। तो उन्होंने बोला है कि नॉन इंटेंजिबल एसेट आप प्रिपेयर करना चाहते हो कोई चीज़ का, तो उन्होंने इंटेंजिबल एसेट के बारे में ऐसा बोला है कि इट इज सेपरेबल, इफ इट इज सेपरेबल, वो सेपरेट हो सकता हो, उसके लिए अलग से हम कॉन्ट्रैक्ट कर सके वैसा होना चाहिए, सेपरेटली वो ट्रांसफरेबल भी होना चाहिए, एंड अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। और लिखा है, और का मतलब क्या है,
ये दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए, सेपरेबल, ट्रांसफरेबल या तो फिर अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों में से कोई भी हो, एक होगा तो भी चलेगा, दोनों में से कोई भी एक होगा तो भी चलेगा। तो सर यहाँ पे मैं डेफिनेशन थोड़ा वापस समझाता हूँ क्या है। ये तीन पॉइंट समझ आ गया ना, बाकी सारी चीज़ तो ऐसे ही बहुत ही पप्पू जैसी है। अगर ये तीन चीज़ समझ आ गई तो काम हो जाएगा। तो सर ये तीन चीज़ है क्या? सर पहली चीज़ तो वो दिखनी नहीं चाहिए, नो फिजिकल सब्सटेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, एन एंटिटी हैज़ कंट्रोल। ठीक है सर, अब वो कंट्रोल का मतलब क्या? उसके ऊपर ये दोनों चीज़ होनी चाहिए। कंट्रोल का मतलब सर फ्यूचर बेनिफिट्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए और दूसरों को आप रिस्ट्रिक्ट कर पाओ, वैसी चीज़ वो होनी चाहिए। अब दूसरा ऐसा है कि सर या तो वो सेपरेबल या ट्रांसफरेबल, इंडिविजुअली वो ट्रांसफर कर पाए, वैसी चीज़ होनी चाहिए, या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ अराइज होनी चाहिए वो चीज़। तो उसको क्या बोलते हैं हम? इंटेंजिबल असेट बोलते हैं। सर अब ये तीन चीज़ को रिलेट करता हुआ एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एग्जाम्पल इन द सेंस एक क्वेश्चन छोटा सा करता हूँ, आप आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सपोज आपने एक लैपटॉप लिया, मान लेते हैं सर आपने क्या लिया? लैपटॉप लिया। सर आपने एक लैपटॉप लिया हुआ है, एक लैपटॉप है आपके पास, मान लेते हैं लैपटॉप लिया। अब मेरा ड्राइंग थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा पर ठीक है, लैपटॉप लिया। अब लैपटॉप के अंदर एक सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट आप यूज करते हो, करंटली आई एम यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो सर ये माइक्रोसॉफ्ट जो है वो क्या इंटेंजिबल एसेट है? If yes, then why? If no, then why? ये क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ। क्वेश्चन समझ आ गया? ओके, अब डेफिनेशन के ऊपर वापस लेके जा रहा हूं। ये डेफिनेशन को अप्लाई करो, तीन चीज जो मैंने बोली उसको अप्लाई करो एंड देन टेल मी कि हाँ सर ये चीज है। वो इंटेंजिबल नहीं है। इंटेंजिबल नहीं है। नहीं है, क्यों? ये तीनों कर सकते हैं, एक्सेस दोस बेनिफिट, ऑब्टेन दोस बेनिफिट एंड कंट्रोल। देखो कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो जिन्होंने ये चीज बनाई है, उसके पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। ठीक है सर, माइक्रोसॉफ्ट उनके पास क्या है? माइक्रोसॉफ्ट जो है उसको मैं टच नहीं कर सकता ना, सॉफ्टवेयर है ना वो तो। सर सॉफ्टवेयर है, उसको मैं टच नहीं कर सकता। हाँ सर मैं टच नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर को मैं टच नहीं कर सकता, आई कैन नॉट फील दैट। ठीक है, मॉनिटर को फील कर सकता हूँ, लैपटॉप के मॉनिटर को फील कर सकता हूँ, बट सॉफ्टवेयर को फील नहीं कर सकता, तो फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। ठीक है सर, दूसरी चीज़ क्या है? उसके फ्यूचर में उसकी वजह से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने वाले हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर की वजह से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाले हैं, करेक्ट है? ओके सर, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाले FEB, यस। सर वो कंपनी किसी और को माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस देने से पहले रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। अगर मैं गलत तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करूंगा, अगर मैं गलत तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करूंगा, थोड़ा ध्यान से समझना, माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करूंगा गलत तरीके से, उनका परमिशन के बगैर, तो वो मुझे रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। हाँ सर, रिस्ट्रिक्ट तो कर सकते हैं मुझे बेनिफिट लेने से ऊपर, यस दे कैन रिस्ट्रिक्ट, दे कैन रिस्ट्रिक्ट मी। हाँ सर, रिस्ट्रिक्ट तो कर सकते हैं वो लोग। फिर अगर मैं ऐसा बोलूं कि रिस्ट्रिक्ट वो लोग कर सकते हैं, उसके बाद या तो वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए इंडिविजुअली, इंडिविजुअली ट्रांसफरेबल नहीं है वो। सर ऐसे इंडिविजुअली सॉफ्टवेयर में थैली में भर के नहीं दे सकता किसी को। इट कैन बी ट्रांसफरेबल विथ लैपटॉप, लैपटॉप या मॉनिटर के अंदर ही मैं उसको ट्रांसफर करके दे सकता हूँ, या तो मे बी USB के अंदर, ये तो पेन ड्राइव के अंदर वो सॉफ्टवेयर उसके अंदर हो, तो किसी और चीज़ के अंदर सेपरेबली ट्रांसफरेबल नहीं है।
सेपरेटली ट्रांसफरेबल नहीं है। आई होप सो क्लियर है, सेपरेटली ट्रांसफरेबल नहीं है, बट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैंने अगर लैपटॉप लिया तो लैपटॉप के साथ माइक्रोसॉफ्ट आएगा, तो अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वो साथ में है ना, तो इन दैट सिनारियो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर जो है वो इंटेंजिबल एसेट बना कि नहीं बना, अब मुझे बताओ। बना? अब आप बोलो, मैं सबको पूछ रहा हूं, किसी को कोई डाउट छोटा सा भी? डन सर। डन? तो मैंने सारी चीज अगेन एंड अगेन मैंने सारी चीज क्यों बोली थी, क्योंकि आई वॉन्ट यू ऑल टू अप्लाई, एंड ये चीज समझना जरूरी है, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग इंटेंजिबल एसेट को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने आपको ये चीज समझाई है। क्लियर है सर? इंटेंजिबल एसेट इज एन एसेट विच हैज नो फिजिकल सब्सटेंसेस, फिजिकल सब्सटेंस कुछ भी नहीं है। Existence of future economic benefit and entity has control over those future economic benefits. Future economic benefits का control मतलब power to obtain the benefits and ability to restrict the other to access those benefits. Clear है? Identifiable मतलब separately transferable, individually हो सकता है और arises from a contract. Clear है? सर एग्जाम्पल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजीज, नॉन कम्पीट फी। सर नॉन कम्पीट फी मतलब मैंने आपको, अगर मेरे एरिया में मैंने आपको बिजनेस बेच दिया, अब आपने मुझे बोला कि मेरे एरिया में ये जो 10 किलोमीटर के रडार में आप बिजनेस नहीं कर सकते, उसके लिए मुझे आप एक्स्ट्रा कंसिडरेशन पे करते हो, दैट इज नॉन कम्पीट फी। तो वो नॉन कम्पीट फी भी क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। उसके अंदर ये सारे रूल्स अप्लाई करके देखना, आप बोलोगे कि हाँ सर इसको भी मैं अप्लाई कर सकते, ये भी हमारी नॉन इंटेंजिबल एसेट है। लाइसेंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, टेक्निकल नो हाउ, कंप्यूटर लिस्ट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या है सर? मेरी इंटेंजिबल एसेट है। सर पर कौन सी चीज़ ऐसी है जो इंटेंजिबल एसेट में कंसिडर नहीं होती? तो उन्होंने बोला है मार्केट शेयर। सर मार्केट शेयर इट इज़ नॉट आइडेंटिफाइबल। मार्केट शेयर कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सर एक दिन मेरा मार्केट शेयर 50% है, एक दिन मेरा मार्केट शेयर 40% है, एक दिन मेरा मार्केट शेयर 60% है, एक दिन मेरा मार्केट शेयर 32% है। तो सर ये मार्केट शेयर है, वो दिखता नहीं है। लॉजिकली अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, सर मार्केट शेयर दिखता नहीं है, हाँ नो फिजिकल सब्सटेंस, मार्केट शेयर एक्चुअली दिखता नहीं है, फील नहीं कर पाते हम लोग, तो दैट इज फेयर इनफ कि सर वो फील नहीं कर पाते। पर सर मार्केट शेयर की वजह से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, हाँ मार्केट शेयर की वजह से मुझे इतना पता चलेगा कि फ्यूचर में कितना बेनिफिट मिल सकता है, पर क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ किसी को? नहीं कंट्रोल कर सकता। कोई और कंपनी आ गई तो मेरा मार्केट शेयर सीधा कम कर सकती है वो चीज़, तो इन दैट सिनारियो ये मेरी इंटेंजिबल एसेट नहीं बन सकती। तो मार्केट शेयर जो होगा मार्केट शेयर मेरा 100% में से मेरा मार्केट शेयर जितना है वो मेरी इंटेंजिबल एसेट नहीं बन सकती। अगर इंटेंजिबल एसेट वो नहीं बन सकती तो मैं उसको बैलेंस शीट में नहीं लिख सकता। अब सोचो कैसा लगेगा अगर आपका मार्केट शेयर है पूरे एप्पल है, एप्पल समझते हैं कि एप्पल का मार्केट शेयर जो है, बट ऑब्वियस है कि मोबाइल में एप्पल का मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, तो वो क्या मार्केट शेयर अपनी एसेट समझ के बैलेंस शीट में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के ऊपर वो कंट्रोल नहीं रख सकते। क्लियर है? सिर्फ उन्होंने बोला है मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। सर मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट आप करते हो, उसके ऊपर बहुत सारे खर्चे करते हो, पर उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के ऊपर उसके ऊपर भी सर्टेन नहीं हो आप। इसी वजह से सिंस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज नॉट सर्टेन, इसी वजह से उसको भी आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे नहीं लिख सकते। स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, सर स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने दिया तो स्टाफ को ट्रेनिंग दी तो उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपके पास सर्टेन है, कंट्रोल कर सकते हो किसी को? सर कंट्रोल तो मैं नहीं कर सकता। एंटिटी हैज नो कंट्रोल ओवर द स्टाफ एज दे रिजाइन एनी टाइम, किसी भी टाइम के ऊपर रिजाइन कर सकते हैं। कैश पेड टू ऑब्टेन स्किल्ड लेबर स्टाफ, सिंस एंटिटी हैज नो कंट्रोल ओवर द स्टाफ एज दे कैन रिजाइन एनी टाइम। सर स्टाफ को अपने स्किल्ड लेबर को कंट्रोल, स्किल्ड लेबर को आपके पास लाने के लिए आपने क्या दिया? एक्स्ट्रा कंपेंसेशन दिया। अब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के ऊपर कंट्रोल थोड़ी हो सकता है, वो तो कभी भी रिजाइन कर सकता है, वो जाना चाहता है तो जा ही सकता है, तो इन दैट सिनारियो वो क्या हो जाएगा? इंटेंजिबल एसेट। पर उन्होंने बोला है बट इफ देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन लाइक रिक्रूटेड पर्सन हैव टू वर्क फॉर एटलीस्ट सम टाइम, मतलब कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन को, कोई एम्प्लॉय को मैं यहाँ पे लेके आया, उसको बोला कि 3 साल तक 4 साल तक अगर हम ट्रेनिंग देंगे तो 3-3.5 साल तक आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा, तो फिर मैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मेरा क्या है? इन दैट सिनारियो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के ऊपर मेरा कंट्रोल है, तो इन दैट सिनारियो मैं उसको क्या कर दिया? इंटेंजिबल एसेट क्रिएट कर सकता हूँ। समटाइम्स देन इट विल बी कंसिडर्ड एज इंटेंजिबल
asset.